हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटिरी। आज की क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट यहाँ पे स्टार्ट की जा रही है। याद रखिएगा, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी के आपके 37 प्रश्न आने हैं। उन्हीं 37 प्रश्न को देखते हुए 37 प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट की जा रही है। पहला प्रश्न आपके सामने है, भाषा की मूल इकाई है। ऑप्शन आ अक्षर, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी संकेत, ऑप्शन डी वर्णमाला। याद रखिएगा, भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं तथा वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। अर्थात जिस वाक्य में विराम चिन्ह का सही से उपयोग किया गया हो उस वाक्य को हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो इस वाक्य में यहाँ पे हम देखेंगे तो सुख दुख ये यहाँ पे सही लिखा हुआ है और उतार चढ़ाव भी सही लिखा है, किंतु यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ पे योजक चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग हुआ है ये यहाँ पे प्रयोग नहीं होना चाहिए था। योजक चिन्ह के स्थान पे जब भी दो शब्द इस प्रकार से आते हैं तो वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग न होकर वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सुख दुख है यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ना ही यहाँ पे योजक चिन्ह आया है ना ही यहाँ पे अल्प विराम आया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो इसमें देखेंगे तो सुख दुख के साथ यहाँ पे योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है और यहाँ पे अल्प विराम का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, वाक्य में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो वाक्य है यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे किस शब्द का प्रयोग हुआ है। वह इनमें से एक को जानता है। ऑप्शन आ है, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी इनमें, ऑप्शन डी एक। यहाँ पे आप देखेंगे वह इनमें से एक को जानता है, तो जो एक शब्द का प्रयोग हुआ है यह यहाँ पे संज्ञा की जगह प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि उदाहरण से देखें तो वह इनमें से राम को जानता है, आप यहाँ पे एक की जगह राम का यूज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक की जगह कोई भी संज्ञा आप रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है गुणवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। याद रखिएगा, सर्वनाम के कुल टोटल 6 भेद होते हैं, जिसमें से ये गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है। ये गुणवाचक आपका विशेषण का भेद है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन आ विशेषण, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी विकृत अव्यय। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के जो लिंग है किसके अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो विशेषण के शब्दों के साथ संज्ञा के जो लिंग होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। यहाँ ये जो सेंटेंस है आपका, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इसमें आपको क्रिया बताना है। ऑप्शन है सोहन, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी देख रहा है, ऑप्शन डी मकान। तो इसमें देखेंगे देख रहा है ये एक क्रिया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों क्या है। ऑप्शन है संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन से क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी अव्यय। मेरा बेटा हजारों में एक है, यहाँ पे जो हजारों शब्द आया है ये एक अव्यय है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन है संचार, पालन, ग्रीवा, ऑप्शन बी मनुष्यत्व, बनावट, रौनक, ऑप्शन सी पतलून, झल्लाहट, अक्षुण्णता, ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण या गिरोह। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। ये सभी शब्द जो है यहाँ पे पुल्लिंग है। पुल्लिंग पहचानने का तरीका होता है कि पुल्लिंग पहचानने के लिए आप जो भी शब्द दिया है उसमें मेरा या मेरी लगाकर आप देख लीजिए, अच्छा या अच्छी लगा के देख लीजिए। यदि इनमें से
आप देखेंगे मेरा प्लेटफॉर्म कहेंगे, मेरी प्लेटफॉर्म, तो इसमें मेरा प्लेटफॉर्म का आ जाएगा। प्राधिकरण में आप मेरा मेरी लगाएंगे तो मेरा प्राधिकरण, गिरोह में मेरा गिरोह या मेरी गिरोह, तो यहाँ पे मेरा गिरोह। तो इन तीनों शब्दों में आप देखेंगे तो जो मेरा है ये बहुत अच्छे से सेट बैठ रहा है, तो ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, वचन के आधार असंगत शब्द युग्म है। यहाँ पे वचन के अनुसार कौन सा आधार जो है असंगत है? ऑप्शन है बिल्ली बिल्लियां, ऑप्शन बी पेड़ पेड़ों, ऑप्शन सी खंबा खंबे, ऑप्शन डी रस्सी रस्सियां। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पेड़ का जब बहुवचन हम बनाएंगे तो पेड़ों नहीं होता है, बिल्ली का बिल्लियां होगा, खंबा का खंबे, रस्सी का रस्सियां। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? ऑप्शन है हेतु हेतुमत भूतकाल, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये अवश्य उत्तीर्ण हो जाती मतलब अभी हुई नहीं है, ये क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल का वाक्य है। तो राइट आंसर इसका हो जाता ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, अकर्मक धातुओं से बनने वाले और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? ऑप्शन आ भाववाच्य, ऑप्शन बी कृतवाच्य। इसमें आपको इन दोनों में बताना है कि कौन सा राइट है। अकर्मक धातु से बनने वाले और सदैव एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले और अन्य पुरुष के क्रिया वाला वाच्य कौन सा होता है? तो वो वाच्य होता है भाववाच्य। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो भाववाच्य जो होता है ये अकर्मक धातुओं से बनता है और सदैव एक वचन पुल्लिंग में और अन्य पुरुष की क्रिया वाला ये वाच्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संबंध सूचक, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी सर्वनाम। याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे हम कारक कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताइए। हमें यहाँ पे वो ऑप्शन का चयन करना है जिसमें तत्सम तद्भव गलत दिया हुआ है। ऑप्शन आ अंगूठा का अंगुष्ठ, ऑप्शन बी कुष्ठ का कोण, ऑप्शन सी क्षण का छिन्न, ऑप्शन डी काष्ठ का काट। तो यहाँ पे पहले तत्सम होना चाहिए उसके बाद तद्भव। तो कुष्ठ देखेंगे तो ये तत्सम होता है, इसका तद्भव कोण होता है, ये सही है। काष्ठ तत्सम है, काष्ठ का तद्भव काष्ठ काट होता है, क्षण का तद्भव छिन्न होता है, ये भी सही है। किंतु अंगूठा और अंगुष्ठ यहाँ पे देखेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत दिए हुए हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन आ निकृष्ट, ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी निर्वाह, ऑप्शन डी निर्दोष। याद रखिएगा उपसर्ग उन्हें कहा जाता है जो किसी शब्दांश के पहले लगते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ निकृष्ट। और यदि निर्भय में देखें तो इसका होगा निर्धन भय, निर्दोष में निर्धन दोष और निर्वाह में निर्धन वाह। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय की बात की जाए तो प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो मिलाप को यदि आप तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा मिल धन आप। तो आप जो है ये एक प्रत्यय है, तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आ में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। ढावाडोल और स्तर ये एक दूसरे के विलोम युग्म नहीं है। बाकी शेष औचक का विलोम अक्सर होता है, छिड़कना का विलोम पुचकारना होता है और गाफिल का विलोम खबरदार होता है। ये तीनों विलोम आप याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, अनिवार्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन है जरूरी, ऑप्शन बी वैकल्पिक, ऑप्शन सी पसंद, ऑप्शन डी गैर जरूरी। याद रखिएगा अनिवार्य का जो विलोम शब्द होता है वो है वैकल्पिक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है, कंदर्प, पश्चर, पुष्प, धन्वा ये निम्नलिखित में से किस पर्यायवाची शब्द हैं? तो यहाँ पे आपको कंदर्प, पंचसर,
और पुष्प धनवा ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची होते हैं, ये आपको बताना है। कामदेव के, गौरी सुत के, ऑप्शन सी वंशीधर या ऑप्शन डी यक्षराज। ये पर्यायवाची कामदेव के होते हैं, याद रखिएगा। कंदर्प, पश्चर और पुष्प धनवा ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए मोद और हर्ष, ऑप्शन बी अचल प्रमोद, ऑप्शन सी तनुज आमोद, ऑप्शन डी साल या उल्लास। आनंद शब्द का जो पर्यायवाची है वो है मोद और हर्ष। हर्ष और मोद ये आनंद के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन है दूरी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी शेष, ऑप्शन डी हृदय। अंतर का जो अर्थ नहीं है वो होता है आकाश। आकाश को अंतर नहीं कहा जाता, बाकी अंतर दूरी को कहते हैं, शेष को कहते हैं और हृदय को कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। यहाँ पे पहला संज्ञा और उसके बाद विशेषण के की दृष्टि से जो शब्द यहाँ पे असंगत है उसे पहचानना है। ईश्वर का ईश्वरी, झगड़ा का झगड़ालू, कुल का कुलीन, अज्ञान का अज्ञानता। तो यहाँ पे देखेंगे तो संज्ञा और विशेषण के दृष्टि से अज्ञान का विशेषण अज्ञानता नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ईश्वर का विशेषण ईश्वरी होगा, कुल का कुलीन होगा और झगड़ा का झगड़ालू होगा। प्रश्न नंबर 22 है। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है। ऑप्शन ए मुकदमेबाज, ऑप्शन बी गवाह, ऑप्शन सी प्रतिवादी, ऑप्शन डी वादी। जो मुकदमा दायर करे उसे हम वादी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23 है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वालों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अनुदान, ऑप्शन बी अनुयायी, ऑप्शन सी अनुपति या ऑप्शन डी अनुभवी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुयायी। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को अनुयायी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। ऑप्शन ए हल संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि और ऑप्शन सी देखेंगे तो दीर्घ संधि और ऑप्शन डी देखेंगे गुण संधि। इनमें चारों में आपको बताना है कि कौन सा संधि का भेद नहीं है, वो भी स्वर संधि का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हल संधि। ये आपका स्वर संधि का भेद नहीं है, बल्कि हल संधि जो आता है ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा स्वर संधि को 5 भागों में विभाजित किया गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। नेक्स्ट प्रश्न है। यथाशक्ति में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। यथाशक्ति में समास जहाँ पे आपको आगे यथा लगे मिल जाए या प्रति लगा मिल जाए तो वो सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। जिसमें से पहला शब्द अव्यय होगा वही अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न नंबर 26 है। निम्नलिखित कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इन चारों में से आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त बहुत महत्व है। ऑप्शन बी रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ऑप्शन सी आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, ऑप्शन डी क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी दिया है रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, यही आपका गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी विस्मय, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी जुगुप्सा। याद रखिएगा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है छंदों की गणना किससे की जाती है। ऑप्शन ए शब्द और वर्ण से, ऑप्शन बी धातु और स्वर से, ऑप्शन सी वर्ण और मात्रा से, ऑप्शन डी वर्ण और पंक्ति से। छंदों की गणना जिससे की जाती है वो होते हैं वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा के द्वारा हम छंदों की गणना करते हैं। प्रश्न नंबर 29 है। शेष महेश गणेश दिनेश सुर सहु जाहि निरंतर गावों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी अतिशयोक्त अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार।
तो यहाँ पे दिया है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सोहू जाहि निरंतर गाँव में देखेंगे तो जो यहाँ पे स शब्द है अक्षर है ये बहुत बार आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अल्जीरिया में, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। याद रखिएगा जो देरिदा थी इनका जन्म अल्जीरिया में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 है असरफियां लुटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आ बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, ऑप्शन बी सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, ऑप्शन सी स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, या ऑप्शन डी एक वस्तु में होने वाले लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाते हैं। तो असरफियां लुटे और कोयले पर मोहर होना उक्ति का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर आ कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान नहीं देते और छोटे खर्चों पर कंजूसी दिखाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सा है? घर के मुर्गी दाल बराबर, चट मंगनी पट ब्या, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, आम के आम गुठलियों के दाम। तो बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने वाला जो लोकोक्ति है वो है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ऑप्शन आ आधुनिक काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतकाल, ऑप्शन डी संयुक्त काल। हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है वो है संयुक्त काल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस गद्यांश को आप देख लीजिए और इसके पूछे गए प्रश्नों को आगे हम देखते हैं। आप वीडियो को यहाँ पे रोक लीजिए और ये जितना भी गद्यांश दिया हुआ है इसे पढ़ लीजिए। आगे यहाँ पे देखेंगे तो गद्यांश और दिया हुआ है तो इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसे पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न है न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? ऑप्शन है धोखे में रहना, ऑप्शन बी बहुत ही महत्वपूर्ण होना, ऑप्शन सी धैर्यपूर्ण सोचना, ऑप्शन डी किसी भी गिनती में ना आना। तो याद रखिएगा जब भी ऐसे गद्यांश आते हैं तो ऐसे गद्यांश को पढ़ने से पहले आप इनके प्रश्नों को पढ़ लें। जितने भी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न होते हैं उनको आप पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद गद्यांश से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं उनको आप प्रश्नों को पढ़कर वो प्रश्न आप गद्यांश में ढूंढें कि वो वाक्य गद्यांश में कहाँ पर है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा न 3 में न 13 में अर्थात किसी भी गिनती में ना आना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 35 है भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आ निंदा और तिरस्कार, ऑप्शन बी अपमान, ऑप्शन सी चुगली, ऑप्शन डी विरोध। भर्त्सना का तात्पर्य होता है निंदा और तिरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है लेखक की परेशानी का कारण क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका गद्यांश रिलेटेड प्रश्न है। तो लेखक के परेशानी का कारण क्या है आइए देखते हैं। इसमें आप गद्यांश में देखेंगे तो यहाँ पे ये एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हुए हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया था। यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार भीष्म पितामह द्रौपदी के भयंकर अपमान में भी देखते हुए भी मौन धारण किए हुए थे, तो उन्हें जैसे भविष्य ने क्षमा नहीं किया वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे अन्य साहित्यकार भी चुप्पी साधे हुए हैं कि वो देखते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, जहाँ पे गलत होता है तो उसे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे भी इन्हें भविष्य क्षमा नहीं करेगा। तो इस प्रश्न में देखेंगे प्रश्न नंबर 36 था आपका कि लेखक के परेशानी का कारण क्या था? ऑप्शन लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन आ यही हो जाएगा, क्योंकि लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया जा सकता है कि सब कुछ देखते हुए भीष्म ने वहाँ पे मौन धारण किए हुए थे। तो उसी प्रकार से लेखक और उनके जैसे साहित्यकार भी भविष्य में क्षमा नहीं किए जा सकते।
प्रश्न नंबर 37 है और ये आज के हिंदी का अंतिम प्रश्न है। आपको याद रखना है हिंदी के एग्जाम में आपके कुल टोटल 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 37 में यदि आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं तो 37 में 37 प्रश्न आसानी से ला सकते हैं। याद रखिएगा आज से आपकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी गई है और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक चलेगी। कुल टोटल 50 हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपके करवाए जाएंगे, साथ में जीके के भी आपके 50 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। तो हिंदी और जीके के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल में हो जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रश्न नंबर 37 है भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया। ऑप्शन है कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। ऑप्शन बी क्योंकि भीष्म ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध किया था। ऑप्शन सी भीष्म के मन में पाप बोध का एहसास हुआ था। ऑप्शन डी भीष्म बहुत बड़े ज्ञानी थे और पक्षपाती होने से उन्हें भविष्य में क्षमा नहीं किया गया। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर आ, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इसलिए भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया जा सकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। आज की हिंदी की प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होती है। कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें और वीडियो को लाइक जरूर करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।